नमस्कार साथियों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सुप्रभात आप सबको। दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं यहाँ पर एक विशेष कारण लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होने वाली हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होगा, हाई स्कूल की भी और इंटरमीडिएट की भी परीक्षाओं का। हाई स्कूल की परीक्षाएं सुबह शुरू होंगी और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शाम को शुरू होंगी। तो दोनों पालियों में हिंदी का पेपर उस दिन होगा। अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी होंगी। अब आप रिवीजन की तरफ अपना कार्य शुरू कर दिए होंगे। तो एक सलाह थी आप लोगों को कि आप लोग हिंदी जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो कक्षा 10 वालों का हो, चाहे वो कक्षा 12 वालों का हो, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सारा प्रश्न पत्र का सारा प्रश्न उसमें आएगा। दूसरी बात यह है कि आप उस प्रश्न को, जो प्रश्न आपके सामने आए, उनको आप पहले से तैयार कर लें, उसको एकदम कंठस्थ कर लें, 3 से 4 बार लिख लें, क्योंकि जीवन परिचय तो ये कन्फर्म है कि ये आएगा। जीवन परिचय चाहे कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र हो, चाहे कक्षा 12 हिंदी का प्रश्न पत्र हो, इन दोनों में जीवन परिचय गद्य से और पद्य से दोनों से आएगा। उसके बाद आपका जो है भावार्थ लिखने के लिए, और उसमें एक चीज़ देखिए, आप लोग ये गलती करते हैं कि अगर कभी उसमें लिख देता है कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, तो बस बहुत लोग ऐसा करते हैं कि केवल संदर्भ लिख देते हैं और व्याख्या लिख देते हैं। तो नहीं, ससंदर्भ का मतलब होता है कि आप संदर्भ भी लिखें और प्रसंग भी लिखें, उसके बाद भावार्थ भी लिखें। और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को चाहिए कि वो नीचे काव्य सौंदर्य लिख दें कि किस लाइन में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, या फिर कैसा छंद है, चौपाई है, दोहा है, या फिर सोठा है, जो भी है, इस प्रकार के उसको काव्य सौंदर्य कर देना चाहिए। ये तो रही पद्य की बात। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आपका आता है गद्य का सिस्टम। गद्य के सिस्टम में जो मतलब गद्य का प्रश्न आता है कि रेखांकित खंड की व्याख्या कीजिए, रेखांकित खंड की व्याख्या कीजिए। और वो जो गद्यांश दिया होता है उसमें जो है कि कुछ प्रश्न भी दिए होते हैं, उसका तात्पर्य भी पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और जो रेखांकित खंड की व्याख्या दी गई रहती है, उसकी व्याख्या तो करना ही रहता है, साथ ही साथ उसका संदर्भ भी लिखना रहता है। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं। आप सुंदर सुंदर अपनी लिखावट में उसको लिखिए, अच्छे से शब्दों को प्रयोग कीजिए, और अच्छी भाषा में, जो भाषा आपकी हिंदी है, उसको अच्छे ढंग से अपने भावों की अभिव्यक्ति आप कीजिए। उसके बाद उस सेकेंड प्रश्न पत्र का दूसरा भाग भी होता है, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है, जिसमें आपको पत्र लिखना होता है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें जो है कि अलंकार या फिर समास या फिर संधि, और इन सब के बावजूद उसमें जो है कि आपका पर्यायवाची भी पूछ लिया जाता है, विलोम शब्द मुहावरे भी पूछ लिया जाता है, संस्कृत में अनुवाद भी पूछ लिया जाता है। और देखिए, एक खंड इसमें स्पेशल विशेष रूप से जो जुड़ा हुआ है वो संस्कृत का खंड है। तो संस्कृत में आप संस्कृत में आप प्रश्न उत्तरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, अनुवाद पढ़ लीजिए, और उसके साथ ही साथ आप धातु रूप और शब्द रूप दोनों पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों से 2-2 नंबर का सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। ये सब एकदम से स्पष्ट चीज़ है। धातु रूप को तो आप जानते ही हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इन 5 लकारों में आपको रूप को पढ़ना है। उसके बाद जो है 5 लकारों में पढ़ना है, 3 वचनों में पढ़ना है, और 3 पुरुषों में पढ़ना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों में पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है शब्द रूप में, जिसमें कारक के विभक्तियाँ होती हैं, जिसमें 8 विभक्तियाँ होती हैं, सबका प्रयोग है। उसके बाद 3 वचनों में उसको याद करना है। तो ये शब्द रूप है। और इसका ये आपसे पूरा रूप नहीं पूछता है परीक्षा में, कभी भी हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में ये आपसे पूरा रूप नहीं पूछता है। उसका एक शब्द दे देगा, और उस शब्द की आपसे विभक्ति पूछ लेगा, उस शब्द की आपसे वचन पूछ लेगा। यही है शब्द रूप का ये सिस्टम है।
तो आप दोस्तों उसके बाद आपके सामने आता है निबंध की प्रक्रिया। निबंध को आप अच्छे से हेडिंग सहित लिखें। बहुत जैसे 2 शब्दों में निबंध दे दिया तो लगभग 2 या ढाई 2 पेज में आप उसको लिखना जारी रखें। और उसके बाद जो उसमें दिया रहता है, लेकिन बहुत लोग गलतियाँ ऐसी कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, जब कहा जाता है कि निबंध 200 शब्दों में लिखिए, तो आप जो निबंध इंटरमीडिएट के खासकर विद्यार्थी, वो क्या करते हैं, एक लाइन से निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। कभी भी हिंदी में निबंध आप ऐसे न लिखिए। हमेशा आप उसको एक हेडिंग के तहत लिखिए। जब भी आप निबंध लिख रहे हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप एक हेडिंग के तहत जब लिखेंगे तो उसमें सिस्टम क्या है कि जब आप हेडिंग लिखेंगे तो पहले ही आप बता देंगे, जो कॉपी चेक करने वाले अध्यापक होंगे उनको आप पहले ही बता देंगे कि जो इसमें क्या कहते हैं कि जो कॉपी चेक होगी वो आप पहले ही बता देंगे कि आपने किस हेडिंग, जिस हेडिंग को आपने चुना है उसके अंतर्गत उसमें क्या लिखा है। तो इससे जो आपका मूल्यांकन करने वाले अध्यापक होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि बच्चा पढ़ने में बहुत होनहार है और इसने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में निबंध लिखने की यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप इसको अवश्य चुनें। प्रायः पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं निबंध के कुछ टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया प्रदूषण पे निबंध हमेशा पूछ देता है, ध्वनि प्रदूषण पे पूछ देता है, वायु प्रदूषण पे पूछ देता है, तो इसको इस प्रकार लिखें। दूसरा आपका प्रकार हो सकता है विज्ञान वरदान या अभिशाप हो सकता है। या फिर तीसरा सबसे समस्या हमारे देश में जो चल रही है, एक अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ था पिछले 2019 में आया था जिसको कोविड-19 कर रहे थे। तो एक कोरोना वायरस डिजीज वो था, तो उस पे भी आ सकता है। उसके बाद अभी नया-नया बजट प्रक्रिया जारी हुई है, तो उस पे भी एक निबंध अगर पूछा जा सकता है। और उसके बाद हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, तो इन सब के बारे में जो है इंटरमीडिएट के विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लें। हो सकता है कि इनमें से एक निबंध फँस जाए, तो आप जब लिखने की टेक्निक जान रहे हैं, तो उसमें आपको फँसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से पेपर कर ले जाएँगे। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र और पत्र की प्रक्रिया। आप जानते ही हैं पत्र 2 प्रकार से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। एक तो ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर तो वो होता है जो आप अपने किसी अधिकारी को या फिर अपनी किसी प्रक्रिया के पूर्ण न होने पर अपने किसी उच्च अधिकारी को लिखते हैं। दूसरा होता है अनऑफिशियल लेटर। अनऑफिशियल लेटर की सुविधा इस प्रकार, अनऑफिशियल लेटर को एक साधारण पत्र के रूप में, जैसे आप किसी सगे संबंधी को भेज दिए, भाई को भेज दिए, या फिर पिताजी आपको भेज दिया, आप कहीं पढ़ रहे हो, आपको कुछ ज़रूरत हो, तो अनौपचारिक पत्र है। तो इन दोनों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद तत्सम तद्भव है, उसका भी जो है कि प्रश्न 2-4 फँस जाते हैं हर साल। उसके बाद समास विग्रह है, संधि आप लोग जान ही रहे हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही हिंदी में पढ़ना है और इसी का जो है, इसी से आपके प्रश्न उठेंगे। बच्चों, मैं फिर कल एक वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा और आपको कुछ अधिक जानकारी दूँगा, जिससे आपके इस उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप हिंदी के प्रश्न पत्र में निर्धारित कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।